दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एकनाथ शिंदे से जितनी जरूरत थी वो पूरी हो गई और एकनाथ शिंदे से जब जरूरत पूरी हो गई तो 2 से 2.5 मिनट का ही अंतराल रहा होगा जब मुख्यमंत्री से वो उप मुख्यमंत्री बन गए। इस्तीफा देने के बाद भी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, उनकी कैबिनेट भी कार्यवाहक थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने में जितना वक्त लगा उतना ही देर मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री में तब्दील होने में एकनाथ शिंदे को लगा। एकनाथ शिंदे बहुत गाजे बाजे के साथ गुवाहाटी मॉडल के तहत लाए गए थे, लेकिन शिंदे की जरूरतें जो पूरी हुई, शिंदे से जो जरूरतें पूरी हुई, उससे शिंदे की जरूरतें पूरी नहीं हुई। याद रखिए, शिंदे से बीजेपी की जरूरत पूरी हुई। जरूरत क्या थी? बाला साहब ठाकरे की विरासत को छिन्न भिन्न करना। हिंदुत्व की राजनीति में, महाराष्ट्र के मराठी अस्मिता वाले हिंदुत्व की राजनीति में जो बड़ा ब्रांड था, उस बड़े ब्रांड को छिन्न भिन्न कर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी हिंदुत्व सामने रख सके। लेकिन वो उसे रखने के चक्कर में बाला साहब ठाकरे की विरासत को छिन्न भिन्न तो कर गई। एकनाथ शिंदे का क्या एकनाथ शिंदे पर ध्यान नहीं दिया गया? आखिर 11 दिनों तक नेता चुनने का यह पूरा खेल, सहमत का खेल क्यों चलता रहा? सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब थी। बिहार जैसी स्थिति नहीं थी जो 2020 में उत्पन्न हुई, जहां जेडीयू 43 तो भाजपा भी बहुमत के आंकड़े से 48 विधायक पीछे थी, 74 पर थी। वो स्थिति नहीं थी। यहां तो भारतीय जनता पार्टी को 4-5 निर्दलीय और छोटे विधायकों का भी समर्थन मिल गया। महज 6-7 विधायकों की कमी थी, तो यहां तो ये होना ही था। लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, सार्वजनिक तौर पर यह कभी नहीं कहा गया। फिर भी एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद से रुखसती हो गई। काफी जोर आजमाइश के बाद, बहुत अंदर खाने की पॉलिटिक्स के बाद एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी किया गया। अब देखना है उनका मनचाहा गृह विभाग उन्हें मिलता है या नहीं। लेकिन बात यहां कुछ दूसरी मैं कर रहा हूं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या एकनाथ शिंदे अकेले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ जाने के बाद उनका कद घटाया गया कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है? उद्धव ठाकरे से ही शुरू करते हैं। एन मौके पर 2014 के विधानसभा चुनाव के पहले कहा गया कि नहीं, अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां, और वो नतीजा क्या आया आप सबने देखा। एकनाथ शिंदे की पूर्ववर्ती पार्टी जो उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में थी, एकीकृत शिवसेना, एक पार्टी जो हुआ करती थी जिसका विभाजन नहीं हुआ था, उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कद बढ़ाया। उसके पहले जाकर के देखें तो बीजेपी की सरकार बनवाने की कोशिश किसने की थी 2014 में? बीजेपी को बहुमत तो मिला नहीं था। वो शरद पवार थे। शरद पवार ने कहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का मौका, उसकी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या शरद पवार को इस दरिया दिली का यही सिला मिलना चाहिए था कि पार्टी और परिवार दोनों तोड़ दी जाती? लेकिन एग्जैक्टली यही हुआ, पूरी तरह से यही हुआ। उनकी पार्टी और परिवार दोनों को छिन्न भिन्न कर दिया गया। और यह महाराष्ट्र की राजनीति की बात है। अब जरा महाराष्ट्र से आगे चल करके देखें क्या हुआ था गुजरात में 1990 में। चिमन भाई पटेल की जूनियर पार्टनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की राजनीति में सत्ता के खेल में एंट्री मारी थी। क्या हुआ जनता दल और चिमन भाई पटेल की पार्टी का? आज गुजरात में कोई नामलेवा नहीं है। नई पीढ़ी को पता भी नहीं होगा कि चिमन भाई पटेल कौन थे। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आ गई और लगातार 29 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती रही है, सत्ता में आती रही है। अब सवाल उठता है कि जब महाराष्ट्र के पहले गुजरात में एक खेल हो चुका था, उसके भी पहले देखें हरियाणा में 2 नेताओं और 2 परिवारों के साथ यह खेल हुआ, 2 पार्टियों के साथ। सबसे पहले बीजेपी ने इमरजेंसी लगाने में अहम भूमिका निभाने वाले बंसीलाल के साथ इमरजेंसी पीड़ित जनसंघ के लोग जिन्होंने भाजपा बनाई थी, उन लोगों ने समझौता किया। हरियाणा विकास पार्टी बनाई, सरकार भी चलवाई, जूनियर पार्टनर रहे 3 साल तक। उसके बाद बंसीलाल का हाथ झटक कर ओम प्रकाश चौटाला के साथ बीजेपी चली गई। पहले बंसीलाल को झटका दिया, फिर ओम प्रकाश चौटाला के साथ गए और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी परिवार दोनों टूट गया आगे चल के।
आज ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की क्या हालत है। पहले सीनियर पार्टनर थे, बीजेपी जूनियर थी, बाद में उनके पोते जूनियर पार्टनर के तौर पर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ रहे और अब वो हैसियत भी नहीं रही। तो धीरे धीरे करीने से पार्टनर को काटने की कोशिश बीजेपी हर राज्य में करती रही है। नवीन पटनायक को देखें, पहली बार बीजू पटनायक के देहांत के बाद नवीन पटनायक ने जब पार्टी बनाई जनता दल से अलग होकर, तो नवीन पटनायक बीजेपी के बगलगीर बने। बीजेपी को उड़ीसा की सत्ता का स्वाद चखाया बतौर जूनियर पार्टनर, बीजेपी को जूनियर पार्टनर बनाया, फिर बाद में झटका भी दिया। लेकिन पहली बार उड़ीसा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बीजेपी को दिलाया किसने? नवीन पटनायक ने। क्या हुआ? कौन सा मॉडल अपनाया गया? एक पूर्व ब्यूरोक्रेट के माध्यम से कथित तौर पर उड़ीसा की सत्ता का और पूरी ब्यूरोक्रेसी का कथित तौर पर खेल हुआ, और जो हुआ, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, पूरा उड़ीसा इस बात को जानता है और कमोबेश इस देश में राजनीतिक चेतना रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी की एंट्री कराने वाले नवीन पटनायक के साथ 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कौन सा खेला हो गया। यही तक बात नहीं है, बात कुछ और राज्यों की हम कर सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जूनियर पार्टनर के तौर पर एंट्री की या गठबंधन किया और फिर उस सहयोगी दल को कहीं का नहीं छोड़ा। कर्नाटक में जनता दल का हाल देखिए, 99 में जेएच पटेल की पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया। आज कहां है कर्नाटक में जनता दल यूनाइटेड? कितने लोग हैं उस पार्टी का नाम लेने वाले? बिहार में सीमित है। नीतीश कुमार की पार्टी जो उनकी गठबंधन सहयोगी थी, बावजूद उसके अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों को तोड़ लिया गया, जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ा गया। ये सब कुछ हुआ, सबके सामने हुआ। ममता बनर्जी ने भी बंगाल में एंट्री कराई थी बीजेपी की। तपन सिकदर चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने थे। ममता बनर्जी के गठबंधन के बूते खाता खुला था, तो बंगाल में भी एंट्री ममता बनर्जी ने कराई थी। आज ममता बनर्जी की सत्ता से हटाने के लिए, उनकी सत्ता को, उनके साम्राज्य का, राजनीतिक साम्राज्य के खात्मे के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। और अब बात नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात जब लोग कर रहे थे कि शिंदे से जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन शिंदे की जरूरतें पूरी नहीं हुई, तो अब कौन से 2 चेहरे बचे हुए हैं जिनकी जरूरतें पूरी हो गई है या जिनसे जरूरतें पूरी नहीं हुई है? पहला नाम स्वाभाविक है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना काल यानी 6 अप्रैल 1980 के बाद पहली बार बिहार में सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के साथ कौन सा चिराग मॉडल हुआ? यही देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी थे वहां, जब बिहार में चिराग मॉडल हुआ था। उस चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की पार्टी के साथ कौन सी साजिश की गई? पिछले चुनाव में जेडीयू को आधा किया गया, और इस बार तो पूरा ही साफ कर देने की चर्चाएं आम हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड ने अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बिहार में लुटिया डुबनी लोग तय मान रहे हैं कि यह नीतीश कुमार की राजनीति का अवसान काल हो सकता है। नीतीश कुमार को क्या समय रहते संभल जाना चाहिए? चंद्रबाबू नायडू को क्या समय रहते संभल जाना चाहिए? क्या हैसियत थी अविभाजित आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की? नाम मात्र की। यह बात जरूर है कि 1984 के इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर जो थी, उनके देहावसान के बाद जो सहानुभूति लहर चली थी उस त्रासद घटना के बाद, उसमें कांग्रेस ने 414 सीटें पूरे देश में जीती। आंध्र में कांग्रेस की लहर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का हाल यह था कि 10% के आसपास वोट मिल गए थे, और केवल 2 सीट, एक गुजरात में मेहसाणा की और एक आंध्र प्रदेश में हम्मनकोंडा की सीट से पीवी नरसिम्हा राव को हराकर भाजपा के जंगी रेड्डी जीत कर आए थे। तो जहां भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल खाता खोल पाई थी, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री किसने कराई? दमदार एंट्री। 1999 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़कर बीजेपी की एंट्री कराई चंद्रबाबू नायडू ने। 8 लोकसभा सीटें दी थी, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वरना बीजेपी की स्थिति यह थी कि आंध्र प्रदेश में भाजपा का मतलब क्या? 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष आंध्र प्रदेश से आए, एक कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष रहते फील गुड और इंडिया साइनिंग हो गया, भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई।
भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो एक नया राज्य बना तेलंगाना, अब वहां 8 लोकसभा सीटें बीजेपी की अपने बूते हैं। एंट्री किसने कराई थी? चंद्रबाबू नायडू ने। पवन नहीं ये आंधी है, ये चंद्रबाबू नायडू के जूनियर पार्टनर को सह देने का काम कौन कर रहा था? आप सबने भी सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन नहीं ये आंधी है वो कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू क्या इस खेल को नहीं समझ रहे? जयललिता के देहावसान के बाद एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलबहियां की। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों की क्या दास्तां है? पहली बात तो यह कि एआईएडीएमके असली कौन सी है? कई सारे गुट हैं, कुछ बाहर से टूटे हुए, कुछ अंदर से टूटे हुए। कौन सी असली एआईएडीएमके है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु जाते रहे लोकसभा चुनाव के पहले, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी बुनियाद वो ढूंढते रहे। एआईएडीएमके के मजबूत रहते वो संभव नहीं था कि वो ढूंढ पाते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोडस ऑपरेंडी है, एकनाथ शिंदे प्यादे से वजीर बना दिए गए और वजीर से प्यादा बना दिए गए, ये नई घटना नहीं है। जिनको नई लग रही है इसके लिए मैंने पूरी स्टोरी बताई। हो सकता है उन्हें गृह मंत्रालय भी ना दिया जाए, और गृह मंत्रालय दे भी दिया जाए तो 6 महीने बाद देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय वापस लेकर उन्हें फिर से छोटा मंत्रालय दे दे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक मिजाज वही रहा है जो नरेंद्र मोदी का रहा है, जो अरविंद केजरीवाल का रहा है, जो नीतीश कुमार, नवीन पटनायक या योगी आदित्यनाथ का रहा है। सत्ता का एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखने वाले नेता की छवि। गृह मंत्री अगर वो किसी दबाव में बना भी दिए तो ज्यादा दिनों तक गृह मंत्रालय उनके पास रहने नहीं दिया जाएगा। पहली बात कि बनाया जाए, ये बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है, पार्टी तोड़कर, खंड खंड कर, एक उदाहरण छूट गया चिराग पासवान का। चिराग पासवान का चिराग मॉडल के लिए इस्तेमाल भी किया गया 2020 के चुनाव में, और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी में अकेले चिराग पासवान बचे, चाचा समेत 5 सांसद अलग हो गए, 6 में 5। तो पार्टनर को राजनीतिक औकात दिखाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी को जो एक्सपर्टीज हासिल है, जो विशेषज्ञता हासिल है, यह हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही किसी दूसरे को हासिल होगी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना जल्दी संभलते हैं। एकनाथ शिंदे तो समय रहते संभल नहीं पाए, शायद हो सकता है कि अब उनकी बस छूट भी गई हो, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बस अभी छूटी नहीं है। अभी बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। तो देखते हैं बस स्टॉप पर बस पकड़ने सबसे पहले नायडू और नीतीश पहुंचते हैं, या भारतीय जनता पार्टी उस बस का ड्राइवर ही बदल देती है और उस बस को लेकर खुद ही चल देती है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि अब भारतीय राजनीति में सहयोगियों को किनारे लगाने, उनका कद छोटा करने की परंपरा को आगे निभाने के लिए बीजेपी के पास 2 ही चेहरे और 2 ही राज्य दिखाई दे रहे हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश। पार्टनर कौन? वो सलमान खान वाली पार्टनर मूवी नहीं। पार्टनर कौन? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इनका कद कैसे छोटा किया जाए। चंद्रबाबू नायडू का नंबर 5 साल बाद आने वाला है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नंबर तो बहुत जल्द आने वाला है। 2025 में ही विधानसभा चुनाव है। देखिए होता क्या है। नीतीश नायडू आज अगल बगल ही खड़े थे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में, साथ ही बैठे थे, साथ बैठकर मंत्रणा की, या भारतीय जनता पार्टी की कथित राजनीतिक यंत्रणा से अपने अपने दुखों को साझा किया। ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।